एक बार की बात है, एक थे राजा गंभीर देव। गंभीर देव का स्वभाव बिल्कुल उसके नाम के विपरीत था। वह मनोरंजन प्रिय और खाने का शौकीन था। राजा एक नंबर का आलसी और डरपोक था। युद्ध करने से डरता था। उसे खाने का इतना शौक था कि राजा होते हुए भी उसकी तोंद लटकती थी। वह न कभी व्यायाम करता न युद्ध का अभ्यास। क्या बात है महाराज, आज आप फिर व्यायाम के लिए नहीं आए? क्या करूं मंत्री, तुम तो किसी काम के नहीं हो। सारे राज्य का कार्य मुझे संभालना पड़ता है। कल रात देर तक सोचता रहा कि राज्य का विकास कैसे किया जाए, इसलिए सुबह आंख नहीं खुली। मंत्री मुंह बनाकर रह जाता है। वह जानता है कि राजा व्यायाम ना करने के लिए कोई न कोई बहाना बनाता रहता है। ठीक है महाराज, चलिए युद्ध का अभ्यास कर लीजिए। युद्ध का अभ्यास? नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे युद्ध करना बिल्कुल पसंद नहीं। जमीन के लिए लोगों को जान से मारना भला कहाँ की इंसानियत है। मैं कभी युद्ध नहीं करूंगा और ना ही युद्ध का अभ्यास करूंगा। महाराज, माना कि आपको युद्ध के नाम पर होने वाली मारकाट से सख्त नफरत है, पर यदि कोई दूसरा राजा हमारे राज्य पर आक्रमण करेगा तब तो आपको युद्ध करना ही पड़ेगा। तो ये इतनी बड़ी सेना और सेनापति किस काम आएंगे? इन्हें युद्ध का अभ्यास करवाओ। मंत्री मुंह बनाकर रह जाता है। ये राजा बहुत डरपोक है। युद्ध करना तो दूर, एक चींटी भी नहीं मार सकता। केवल खा खा कर मोटा होता जा रहा है और बड़ी बड़ी बातें करता है। हे भगवान, केवल सेना के भरोसे कब तक रह सकते हैं? मंत्री, क्या सोच रहे हो? हमारा मन नहीं लग रहा। मनोरंजन का कुछ प्रबंध करो। जी महाराज, आप पहले भोजन कर लीजिए, उसके बाद मैं मनोरंजन का प्रबंध करता हूँ। राजा जब भोजन के लिए बैठता तो एक ही समय में 8 लोगों का खाना खा जाता। सेवक बेचारे उसका पेट भरने तक एक के बाद एक कभी सब्जियां, पूरियां, रोटी, चावल, दालें, मिष्ठान आदि लाते रहते और राजा बड़े मजे से खाने का आनंद लेता रहता। भोजन करने के बाद राजा अपनी रानी और कुछ अन्य मंत्रियों के साथ सिंहासन पर मनोरंजन के लिए बैठता। जोकर के वेश में एक आदमी आता है। वह जीभ बाहर निकालकर टोपी उतार कर उछल उछल कर नृत्य करता है। राजा उसे देखकर बहुत हंसता है। हंस हंस कर लोटपोट हो जाता है। तभी द्वारपाल आता है। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। तुम्हें दिखाई नहीं देता? ये हमारे मनोरंजन का समय है। महाराज, द्वार पर एक दूत आपके लिए कोई संदेश लेकर आया है। मंत्री, तुम संदेश सुन लो और जब तक ये नृत्य समाप्त नहीं होता कोई विघ्न मत डालना। वह अपने आनंद में मग्न हो जाता है और द्वारपाल मंत्री के कान में कुछ कहता है। मंत्री उसे हाथ से इशारा करता है और नृत्य समाप्त होने की प्रतीक्षा करता है। नृत्य समाप्त हो जाता है, जोकर चला जाता है और राजा खूब हंसता है। महाराज, क्या अब हम दूत को बुला लें? कौन सा दूत? बहुत देर से आया हुआ है, आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। क्या मैं उसे सभा में बुला लूं? बुला लो, देखते हैं क्या संदेश लाया है। राजा गंभीर देव की जय हो। महाराज, मैं आपके पड़ोसी राज्य से आया हूँ। पड़ोसी राज्य से? वो तो हमारे मित्र सोमदेव का है। जी महाराज, पर क्या आप ये नहीं जानते कि सोमदेव अब इस दुनिया में नहीं है? ये कब हुआ? कई महीने पूर्व पड़ोसी राज्य के राजा सोमदेव के पुत्र मंगलदेव हैं। मैं उन्हीं का संदेश लाया हूँ। कैसा संदेश? राजा मंगलदेव का कहना है कि आप उन्हें अपना राज्य सौंप दीजिए, अन्यथा वे अपनी सेना के साथ आप पर आक्रमण कर देंगे। संभल कर दूत, जबान संभाल कर बात करो। पर राजा आक्रमण की बात से डर जाता है। आक्रमण? नहीं नहीं, हम युद्ध नहीं चाहते। तुम मंगलदेव से जाकर कहो कि वो हमसे आकर मिले। महाराज, मैं युद्ध का संदेश लेकर आया हूँ और आप उनसे मिलना चाहते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं मैत्री चाहता हूँ। तुम जाकर मंगलदेव को कहो कि वो आकर एक बार हमसे मिले। राजा मंगलदेव का संदेश आता है। एक आदमी संदेश पढ़ता है। अरे डरपोक महाराज, मुझे पता है तो युद्ध करने से डरता है, इसलिए मुझसे मिलना चाहता है। चल कोई नहीं, तेरी ये इच्छा भी मैं पूर्ण करता हूँ।
तू अपने राज्य की सीमा पर बने भवन में आकर मुझसे मिल। मंत्री को यह संदेश सुनकर क्रोध आता है, किंतु राजा बहुत खुश होता है। राजा मंगल देव से मिलने की तैयारियां शुरू कर देता है। मंगल देव उस भवन में राजा से मिलने आता है। उसे देखकर आओ आओ मित्र, आओ। मेरे लिए जैसे तुम्हारे पिता थे वैसे ही तुम हो। आप मुझे पिताजी जैसा समझने की भूल ना करें। मुझे किसी भी कीमत पर आपका राज्य चाहिए। हाँ हाँ, अब उसके बारे में हम बाद में बात करते हैं। ये कैसा राजा है? मेरी इस बात पर तो किसी को भी क्रोध आ जाना चाहिए। ये मुस्कुरा रहा है। दोनों बैठ जाते हैं। भोजन परोसा जाता है। मंगल देव, खाओ खाओ। मेरे रसोइया के हाथ में जादू है। बहुत स्वादिष्ट व्यंजन बनाता है। एक बार खाओगे तो खाते ही रह जाओगे। आपका मोटा पेट देखकर मैं इसका अनुमान लगा सकता हूँ। दोनों भोजन करते हैं। वाह, क्या बात है। भोजन तो वाकई बहुत स्वादिष्ट है। मैं न कहता था मेरे रसोइया के हाथ में जादू है। महाराज, युद्ध तो जरूर होगा, पर इस बार जमीन के लिए नहीं, आपके रसोइये के लिए। आप चुपचाप ये रसोइया मुझे दे दो, अन्यथा युद्ध के लिए तैयार रहिए। आप जानते नहीं क्या कि अभी तक मैं एक भी युद्ध में पराजित नहीं हुआ। मेरी सेना जैसी सेना आसपास के कई राज्यों में नहीं है। सुनकर गंभीर देव डर जाता है। युद्ध? नहीं नहीं, मैं युद्ध नहीं चाहता। युद्ध करना नहीं चाहते हो या युद्ध कर नहीं सकते? वैसे भी आप इतने मोटे हैं, युद्ध क्या करोगे? ऐसा करो, अपना ये रसोइया मुझे दे दो और मैं आप पर आक्रमण करने का विचार त्याग दूंगा। नहीं नहीं, मैं ये रसोइया तुम्हें किसी भी कीमत पर नहीं दूंगा। तुम्हें राज्य चाहिए ले लो, पर रसोइया नहीं दूंगा। महाराज, ये क्या कह रहे हैं? आप एक रसोइये के लिए मातृभूमि को कुर्बान करने की बात कर रहे हैं। प्रजा क्या सोचेगी? महाराज, इस समय आप अपने कर्तव्य का पालन कीजिए। स्वादिष्ट व्यंजन का लालच छोड़ दीजिए। मैं आपको इससे भी अच्छा रसोइया ला कर दूंगा। मंत्री, तुम सच कह रहे हो? आप मुझ पर विश्वास कीजिए। ठीक है राजा मंगल देव, तुम मेरा रसोइया ले जाओ, परंतु यहाँ आक्रमण करने की सोचना भी नहीं। देखा, जीत तो मेरी ही हुई। अच्छा हुआ जो बला टली। मंगल देव अपने महल में आकर बहुत हंसता है। वो मूर्ख राजा क्या समझता है मैं उसे छोड़ दूंगा? मैंने उसका ये रसोइया भी ले लिया, अब उसका राज्य भी लूंगा। कुछ दिनों बाद मैं बिना सूचना के आक्रमण करूंगा। आक्रमण की तैयारी करो, अब हम बिना बताए आक्रमण करेंगे। वहीं दूसरी ओर गंभीर देव अपने ऐश्वर्य और आराम के जीवन में मस्त था। मंत्री दूसरा रसोइया ले आता है। राजा जब खाना खाने बैठता है, आज कैसे व्यंजन बनाए हैं? बिल्कुल भी लाजवाब नहीं है। मंत्री, ये रसोइया बदलो। महाराज, 2 दिन पहले तो बदला था और उससे 4 दिन पहले भी। तुमने ही तो कहा था कि तुम सर्वश्रेष्ठ रसोइया ढूंढ कर लाओगे। अब तुम्हें लाना पड़ेगा, वरना तुम मेरे लिए खाना बनाओ। वैसे भी तुम बहुत अच्छा भोजन बनाते हो। ये कैसा राजा है? इसे खाने और हंसने के सिवा कुछ और नहीं सोचता। मंत्री बेचारा एक और रसोइया लेकर आता है और राजा को इसका बनाया भोजन पसंद आता है। हाँ, बहुत स्वादिष्ट भोजन बना है। इसी रसोइये को रखो, इसके सिवा और कोई मेरा भोजन नहीं बनाएगा। हे भगवान, धन्यवाद, नहीं तो सारा काम छोड़कर मैं केवल रसोइया ही ढूंढता फिरता। कुछ दिनों बाद राज्य सभा में सभी बैठे थे, तभी द्वारपाल दौड़कर आता है। महाराज की जय हो। क्या आफत आ गई है जो तुम इतनी जोर से बोल रहे हो? महाराज, वो अभी सेना से खबर आई है, मंगल देव ने अचानक आक्रमण कर दिया है और हमारी सेना बौखला गई है। यह खबर सुनकर राजा डर जाता है। क्या? महाराज, आप घबराइए मत, मैं देखता हूँ। आक्रमण हो गया? कौन युद्ध करेगा? महाराज, हमारी सेना मंगल देव की सेना का सामना कर रही है। आप जाइए, युद्ध कीजिए। आपके बिना सेना का मनोबल कैसे बढ़ेगा?
युद्ध युद्ध ना बाबा ना, मुझसे नहीं होगा। बहता हुआ रक्त देखकर मेरा जी घबराता है। तभी एक और सेवक मंत्री के पास आता है। गुप्तचर बोलो, क्या पता लगा है? मैंने तुम्हें मंगलदेव के बारे में सब कुछ पता करने के लिए कहा था। सेवक मंत्री के कान में कुछ कहता है। मंत्री कई सेवकों को बुलाकर कहता है, पूरे राज्य में यह अफवाह फैला दो कि राजा के महल के बाहर जितने भी पेड़ लगे हैं उन पर भूतों का वास है, और सभी नागरिकों को महल में बनी गुप्त सुरंग के द्वारा राज्य से बाहर निकालो। मंत्री जी, ये अफवाह फैलाने का क्या कारण है? गुप्त सूत्रों से पता चला है कि मंगलदेव की प्रजा अंधविश्वासी है और वो स्वयं भी भूत आत्मा आदि के अस्तित्व में विश्वास करता है। वो इसके नाम से भी डरता है। इस समय सभी की जान बचाने का यही एक उपाय है। हमारी सेना मंगलदेव की सैन्य शक्ति का सामना अधिक समय तक नहीं कर सकती। सभी सेवक बाहर जाकर तेजी से यह अफवाह फैला देते हैं और थोड़ी ही देर में महाराज, सुनने में आया है कि गंभीर देव के महल के बाहर लगे सभी पेड़ों पर भूतों का वास है। क्या वहां तक जाना उचित है? क्या भूत? पहले तो नहीं सुना था। महाराज, अभी तक तो ये सुनने में आया है कि हमारे कुछ सैनिक जो वहां गए थे वे वापस नहीं लौटे, गायब हो गए हैं। क्या? जी महाराज। तो ऐसा करो, युद्ध और सेना दोनों को यहीं तक सीमित रखो। गंभीर देव अपने महल से जरूर बाहर आएगा। वहीं दूसरी ओर मंत्री अपनी चतुराई से राजा और सभी नागरिकों को राजमहल में बनी गुप्त सुरंग द्वारा राज्य से बाहर निकालकर उनके जीवन की रक्षा करता है।